critical thinking part. Coming to the next part, subject selection. आज मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ बताऊंगा विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स के सब्जेक्ट्स कौन से सही हैं, हर बंदे ने कौन से रखने हैं. whoever will join the session और लोग सेशन आगे ज्वाइन करेंगे, I'll be teaching probably international law and current affairs. तो उसके अंदर हम फिर इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे इन सम एक्स्ट्रा टाइम इंडिविजुअली भी. बट सब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर 3 preferences are very important. Number 1, the subject should be from your background. देखिए इस सब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर हर बंदे की डिफरेंट ओपिनियन है. कोई बंदा आपको कहेगा कि नहीं ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स रख लो, कोई बंदा कहेगा नहीं ये नॉन स्कोरिंग है इसको छोड़ दो. डोंट थिंक अबाउट इट. किसी को नहीं पता कि स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, किसी को नहीं पता कि नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन सा. पता सिर्फ ये है कि आप पेपर कौन सा कितना अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो नंबर 1 क्राइटेरिया फॉर सब्जेक्ट सिलेक्शन इज जिस सब्जेक्ट में आपका बैकग्राउंड है, आपका बैचलर्स है, आपका मास्टर्स है, विदाउट थिंकिंग गो फॉर इट. ठीक है जी. अगर किसी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है गो फॉर फिजिक्स. अगर किसी ने एनवायरमेंटल साइंसेस में किया हुआ है, ठीक है, तो आप एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट रखें. अगर किसी ने सोशियोलॉजी में बैचलर्स किया हुआ है ऑप्ट फॉर सोशियोलॉजी. अगर किसी ने मैथ्स में किया हुआ है ऑप्ट फॉर मैथमेटिक्स. बिकॉज वट आई हैव रियलाइज्ड इज कि जब आपने 4 साल एक सब्जेक्ट पढ़ा होता है और आप पेपर में जाके उसके बारे में लिखते हैं, सो यू हैव सो मच टू राइट. ठीक है, मे बी आपको लग रहा हो कि ये सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं है या इसमें नंबर नहीं आते या मेरे से नहीं हो पाएगा, बट यू विल बी एबल टू डू इट मच बेटर देन अदर सब्जेक्ट्स जिसका आपको कुछ पता ही नहीं है. सही है जी. सो फॉर इंस्टेंस आपने स्टेटिस्टिक्स के अंदर जो है ना वो मास्टर्स किया हुआ है और आप रख लेते हैं सोशियोलॉजी. सो जितना मर्जी आप पढ़ लें, you cannot compete someone who has studied statistics and who has opted for statistics, and you cannot compete someone कि जिसके sociology के अंदर जिसका bachelor's है और उसी के अंदर जिसका master's है. Okay, so number 1 criteria is जो आपका background है आंखें बंद करके आप उस subject को रखें. अगर ऐसे subjects नहीं आपको मिल रहे कि जिसमें आपका background है, go for the subjects जिसका आपका टेम्परामेंट है, सब्जेक्ट्स विच यू लाइक. कुछ लोगों को मैथ्स का शौक होता है, कुछ लोगों को इकोनॉमिक्स का शौक होता है, कुछ लोगों को इंटरनेशनल रिलेशंस का शौक होता है, कुछ को पॉलिटिकल साइंस का शौक होता है. सो अपने टेम्परामेंट और अपने बैकग्राउंड की बेसिस पे आपने सिलेक्ट चूज़ करने हैं सब्जेक्ट्स को. अब ये दोनों क्राइटेरियाज आपने पूरे कर दिए, बट स्टिल यू आर लेफ्ट विद 100-200 मार्क्स और आपको समझ नहीं आ रही कि अब मैंने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है. देन गो फॉर द स्कोरिंग सब्जेक्ट्स जो फिलर्स हैं, जैसे कि जेंडर स्टडीज़ है, जनरल सब्जेक्ट है, कोई भी पढ़ सकता है. ठीक है, थोड़े टाइम में पढ़ सकते हो. ऑब्वियसली जिसने जेंडर स्टडीज़ के अंदर बैचलर्स किया आप उसको तो नहीं कम्पीट कर पाएंगे, बट यू कैन स्कोर अ गुड स्कोर में भी लाइक 60-65 अगर आप मेहनत करें और बेहतर तरीके से तैयारी करें उसकी. तो अगर आपका बैकग्राउंड किसी सब्जेक्ट में है गो फॉर दैट सब्जेक्ट. ठीक है. महनूर जमशेद इज़ आस्किंग कि IR और पॉलिटिकल साइंस में कौन सा सब्जेक्ट बेहतर है. देखिए मैंने आपको यही बताया. पहली चीज़ ये कि आपका बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है. हर बंदा, आई एम फ्रॉम द सेम लीग. मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके इंटरनेशनल रिलेशन रखा, दो आई डू नॉट हैव ऑप्शंस. तो सेकेंड जो मैंने सब्जेक्ट इलेक्टिव चूज़ किया दैट वाज फिजिक्स. इंटरनेशनल रिलेशंस हर्ट मी सो बैड, मेरे 200 में से 92 मार्क्स आए इंटरनेशनल रिलेशंस. अपार्ट फ्रॉम दिस आई चूज़ फिजिक्स एज दी सेकेंड सब्जेक्ट फॉर 200 मार्क्स. दो के बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ़िज़िक्स जो है वो बड़ा ही नॉन सब्जेक्ट है और बहुत लंबा कोर्स है और नहीं हो पाता. आई स्कोर्ड 137 इन इट एंड इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट कोर्स क्योंकि ऑल माई एजुकेशनल बैकग्राउंड इज़ इन साइंस. ओके, सो आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन कि जिस सब्जेक्ट में आपका बैकग्राउंड है ट्राई टू सिलेक्ट दो सब्जेक्ट्स, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. 4 साल जिन लोगों ने BBA किया है वो कोशिश करें कि अकाउंटिंग रखें. ठीक है, उसके साथ वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रखें, उसके साथ मर्केंटाइल लॉ रखें. बेस्ट कॉम्बिनेशन. ठीक है, जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो कोशिश करें कि इकोनॉमिक्स रखें. आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं इकोनॉमिक्स मत रखना, आप जहाँ पे भी जाएंगे वो यही कहेंगे कि नहीं जी इकोनॉमिक्स मत चूज़ करें क्योंकि अकेडमीज़ में पढ़ाई नहीं जाती और आपको कौन पढ़ाएगा. सही है. सो डोंट वरी अबाउट इट. हर चीज़ की बुक्स अवेलेबल हैं. आपने 4 साल एक कोर्स पढ़ा है, एक सब्जेक्ट पढ़ा है, ऑप्ट फॉर इट.
ठीक है जी। बिल्कुल आपने 1500 अकेडमीज़ में जाएंगे, वी डोंट रिकमेंड यू कि आप कोई जो है ना सब्जेक्ट इसलिए ना पढ़ें क्योंकि हम नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। अब जिस तरह मेडिकल बैकग्राउंड है, देखें, सो इसके अंदर द फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ नॉट देयर कि जी आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो सेकेंड इज़ कि फिर आपने अपना टेम्परामेंट देखना है। इफ़ यू लाइक पॉलिटिकल साइंस, गो थ्रू द सिलेबस और आप देखें कि आपको कौन सी चीज़ अपीलिंग लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, सो दैट यू कैन डेवलप योर इंटरेस्ट इन इट और अब फिर आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकें। अब आपको मतलब इंटरनेशनल रिलेशन ज़्यादा बेहतर लगता है और आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं पसंद है जिसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशन याद करने हैं, पॉलिटिकल थॉट याद करनी है और चीज़ें पढ़नी है, गो फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। इफ़ यू थिंक कि आपको पॉलिटिकल साइंस की चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको जो पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, थ्योरीज़ हैं, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, you understand them easily, then go for political science. Okay, so therefore there are three criteria. Number 1, your academic background. Number 2, your area of interest. Number 3, अगर ये दोनों फेल हो जाएं तो गो फॉर दी स्कोरिंग सब्जेक्ट, जो जनरल ट्रेंड है, 2 साल एक सब्जेक्ट स्कोर देता है और तीसरे साल वो बिल्कुल स्कोर नहीं देता। ओके, सो दीज आर 3 बेसिक क्राइटेरियाज। डू नॉट गो इनिशियली बाय दिस थॉट कि जी हम तो वो सब्जेक्ट रखेंगे जो कि स्कोरिंग है। इट्स नॉट लाइक दैट। डो नॉट थिंक कि ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है और ये सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं है। इट्स जस्ट अ थॉट। नो वन नोज, इवन एफपीएससी चेयरमैन को भी नहीं पता होगा कि अगले साल कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है और कौन सा नहीं होगा, ठीक है जी। सो नंबर 1, गो फॉर द सब्जेक्ट्स विच यू हैव एकेडमिक बैकग्राउंड ऑफ। नंबर 2, इफ़ यू डोंट हैव एकेडमिक बैकग्राउंड और आपने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, गो फॉर द सब्जेक्ट्स विच यू फाइंड इंटरेस्टिंग। नंबर 3, अगर आपकी दोनों रिक्वायरमेंट्स ख़त्म हो गई हैं और आपने फिर स्टिल चूज़ करना है तो जनरली जो स्कोरिंग है वो चूज़ कर लें। इंटरनेशनल लॉ स्कोरिंग है, जेंडर स्टडीज़ बेहतर है, एवरेज मार्क्स दे देता है, सोशियोलॉजी पास करा देता है, यूएस हिस्ट्री भी पास करा देता है, ठीक है। 1-2 साल से लो स्कोरिंग चल रहा है, दरमियान में 2018 में अच्छे मार्क्स आए हैं यूएस हिस्ट्री में, ठीक है। सो देन यू हैव टू गो बाय दिस आइडिया। थर्ड थिंग इज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कि सब्जेक्ट्स जो भी आपने पढ़ने हैं, सबसे पहले मैंने एक चीज़ मेंशन की थी, प्रेपरेशन स्ट्रेटजी फॉर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस एफिशिएंटली। जो भी सब्जेक्ट आपने चूज़ करना है, more than academy, more than anything else, there are 2 books which you need to find out for that subject. One book will be according to the syllabus. Market में बहुत सारी books available हैं जो as per syllabus हैं, they start from the first topic and they end on first topic. Go to the bookshop, वहाँ जाके आप 4-5-6 books देखें जो कि local authors की, different academies की, different जगहों ने बनाई हुई हैं, which are according to the syllabus. CSS का जो सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है, उसके मुताबिक पहले टॉपिक से वो शुरू होते हैं और आखिरी टॉपिक तक जाते हैं। एक बुक आपने वो ख़रीदनी है। सेकंड बुक विल बी ऑफ इंटरनेशनल ऑथर जिसमें के मेजॉरिटी टॉपिक्स कवर हो रहे हों। ओके, सो व्हाई फर्स्ट बुक? फर्स्ट बुक इज़ इम्पॉर्टेंट कि दैट बुक इज़ योर की बुक, योर गाइड फॉर द एंटायर सब्जेक्ट, कि आपको उस सब्जेक्ट के हर टॉपिक, हर क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ पता हो कि आप अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है जी। सो फर्स्ट बुक विल बी जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगी, वो आपकी बेसिक बुक है, कोर बुक है, जिसके ऊपर आपकी सारी की सारी स्टडी बेस कर रही है। सेकेंड बुक विल बी ऑफ एन इंटरनेशनल ऑथर जिसमें आप थ्योरीज पढ़ेंगे, जिसमें आप आइडियाज़ लेंगे और उसमें से आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलें, राइट इट ऑन द फर्स्ट बुक, जिसको आप मार्जिन्स के अंदर हेडिंग्स बना के कहीं पे भी उन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। वाई दिस? बिकॉज पेपर CSS के इस तरह से होते हैं कि एक दिन में 2 एग्ज़ाम होते हैं एंड यू डोंट हैव इनफ टाइम कि आप आखिरी दिन 4 किताबें पढ़ के जा सकें। एंड बिलीव मी ऑन दैट कि पेपर से पहले आपने सिर्फ जो एक दिन पढ़ा होता है, आप सिर्फ वही पेपर में लिख सकते हैं, बाकी आपकी जनरल नॉलेज है वो बैक ऑफ द माइंड चल रही होती है। बट रीप्रोड्यूस करने के लिए जब एक दिन में 2 पेपर होते हैं तो आपने जो चीज़ पेपर से पहले रिवाइज़ की होती है, पढ़ी होती है, मे बी 2, 3, 4 डेज बैक, यू आर ओनली एबल टू रीप्रोड्यूस दैट इन पेपर। जो आपने 6 महीने पढ़ा था, इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप 6 महीने पुरानी चीज़ पढ़ी हुई पेपर में लिखते हैं। एटलीस्ट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, मे बी फॉर समवन एल्स इट्स पॉसिबल कि 6 महीने पहले अगर किसी ने कुछ पढ़ा तो मैं। सो दैट वन बुक विल बी योर गाइड जो कि आप आखिरी दिन पेपर से पहले पढ़ के जाएंगे
उस बुक के अंदर हेडिंग्स बनी होंगी, उस बुक के अंदर रेफरेंसेस गिवन होंगे जो कि आपने खुद लिखे होंगे, उस बुक के अंदर हर टॉपिक होगा, तो आप हर टॉपिक पढ़ के जाएंगे, ठीक है जी। एंड दैट रेफरेंस बुक विल बी फॉर द रीज़न, वो कोई नोट्स अच्छे हो सकते हैं, वो कोई रेफरेंस बुक हो सकती है कंपाइल्ड फॉर्म में, दैट विल बी योर एक्स्ट्रा बुक, जिसके अंदर से आप यू कैन से कि एक्स्ट्रा कंटेंट इकट्ठा कर सकते हैं विच विल डिफरेंशिएट यू फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। ओके, सो this is another very important thing while preparing for CSS. नोट्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना लें, इट्स अ गुड थिंग। मैंने पर्सनली नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि मेरे पास 3 से 4 महीने थे एंड इट वाज नॉट वायबल फॉर मी कि मैं अब नोट्स बनाने बैठ जाऊँ। सो आई जस्ट चोज वन बुक। एक एक्स्ट्रा बुक होती थी मेरे पास, रेफरेंस बुक, जिसके अंदर से मैं चीज़ें पढ़ के अपनी जो मेन बुक थी उसके ऊपर हेडिंग्स की फॉर्म में और रेफरेंसेस की फॉर्म में लिखता जाता था। सो बाय द फाइनल डे आई हैड दैट वन बुक जिसके अंदर रेफरेंसेस भी हैं, जिसके अंदर मैंने एग्जांपल्स भी खुद लिखी हुई हैं, जिसके अंदर हेडिंग्स भी बनी हुई हैं और जिसके अंदर हर टॉपिक कवर्ड है। सो दैट वाज माय की बुक। पेपर देने से जाने से पहले 2 से 3 घंटे में मैं उस पूरी बुक को एक दफ़ा गो थ्रू करता था, जस्ट टर्निंग पेजेस, क्योंकि अगर आपने एक किताब से पढ़ा हो इट्स वेरी ईजी टू रिवाइज, आप बड़े आसानी से उसको रिवाइज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, डू मेक देम, बट मुझे उसका ना कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा लगा और मेरे पास टाइम भी बहुत कम था, सो आई डिड नॉट मेक देम। ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग इज़ अच्छा कि आप लोगों के जो पर्सनल क्वेश्चंस हैं, मे बी आई वोंट बी एबल टू आंसर देम राइट नाउ, बट जनरल क्वेश्चंस आपके हैं, प्लीज़ आस्क देम, वो मैं ज़रूर आंसर करूँगा। बट ये पर्सनल क्वेश्चंस वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर जो कि हम ऑर्गेनाइज करेंगे ऑन द 1st of जून। ओके, सो नेक्स्ट इज़ टाइम फॉर प्रिपरेशन। तो अब ये अगर आपके पास एक किताब होगी और आप 3-4 महीने एक किताब अच्छी तरह पढ़ लेते हैं विद वन रेफरेंस बुक एंड लास्ट 15 to 20 days यू जस्ट रिवाइज दोज मे बी लाइक 10 or 12 बुक्स जो कि आपने एक एक किताब रखी हुई है, सो 4 to 5 months आर सफिशेंट फॉर योर प्रिपरेशन। डोंट पैनिक कि जी हमारे पास तो 4 महीने रह गए हैं, 5 महीने रह गए हैं, अब हम क्या करेंगे, मर गए, लुट गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई पर्सनली नो पीपल जिन्होंने 2-2, 3-3 महीने तैयारी करके भी एग्जाम दिए हैं, डज नॉट मैटर। और बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो 2 साल जिन्होंने एफर्ट किया है, दो आई रियली होप एंड प्रे कि उनका हो जाए, बट बाजुकात नहीं होता। क्लियर? सो दिस इज नॉट एनी क्राइटेरिया कि आपने कितना टाइम लगाया है। ओके जी। सो टाइम जनरली फॉर प्रिपरेशन रिकमेंडेड टाइम इज 6 to 7 months, बट अगर आप 3 से 4 महीने अच्छे तरीके से तैयारी कर लें, इट्स सफिशेंट। सो that was all. Today's lecture was for 1 hour. I got 1 hour's time, और next time inshallah hopefully we meet और हम किसी subject को discuss करेंगे। I am thinking of giving a lecture on foreign policy of Pakistan based on my personal experiences, based on my analytical approach, to give you a practical aspect rather than a bookish aspect, ताकि आपकी understanding जो है वो बेहतर हो सके। सो सब्जेक्ट सिलेक्शन हमने डिस्कस कर लिया, टाइम डिस्कस कर लिया, लाइव वेबिनार होगा 1st